कल तो बाजार ने गजब ही कहर ढाया है। निफ्टी 50 इंडेक्स 2.4% के पास अब चले गई। 39% तो 4%, ये 2.4%। इसके अलावा बाकी सारे इंडेक्सेस मतलब निफ्टी 50 के आसपास भी नहीं थे। यहां तक कि निफ्टी 50 के जस्ट बाद की 50 कंपनी का जो इंडेक्स होता है निफ्टी नेक्स्ट 50, वो भी 1 पॉइंट समथिंग परसेंट में ही थी, वो भी 2% के नीचे ही थी। चाहे मिड कैप बात करें, स्मॉल कैप बात करें, माइक्रो कैप बात करें, सारी इंडेक्सेस बिलो 2% थी और कुछ तो बिलो 1% भी थी। लेकिन निफ्टी का जो 50 इंडेक्स है नॉर्मल, जो मेन इंडेक्स है, वो 2% से ऊपर, मतलब थोड़ा सा और टाइम मार्केट रुकता तो लगता है 2.5% से ऊपर चला जाता। और यही सिर्फ हुआ है। तो यही थोड़ा सा आश्चर्यजनक चीज हुई कल कि निफ्टी 50 तो इतना चढ़ गया, बाकी इंडेक्सेस बिल्कुल नीचे। मतलब जो भी पैसा आया कल, जिसने भी खरीदारी की कल, वो उसने सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप, लार्ज के भी लार्ज कैप, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर ही सिर्फ बाइंग करी है इंडियन मार्केट के अंदर। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आ जाता है, इनका नाम आई थिंक जगन्नाथ जी है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 5 साल से कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाता है, इसलिए रिडेम्पशन ज्यादा होती है। तो इनका कहना है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड पिछले 5 साल से परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा है। देखिए, आप इस फंड को 5 साल से पिछले फॉलो नहीं कर रहे होंगे, मैं फॉलो कर रहा हूं, मुझे पता है कि इस फंड की जो परफॉर्मेंस, ऐसे भी जो रिटर्न्स है, नॉर्मली जो एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न्स की, उतना तो रिटर्न ये आराम से दे पा रहा है, उससे बेहतर ही रिटर्न दे पा रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। लेकिन जब हम बाकी फंड्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये एक एवरेज फंड बन के जरूर रह जाता है, जहां पे 50%, 60%, 70% के सालाना रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स दे रहे हैं, वहां पे ये फंड 25-30% के आसपास घूमता है। तो पिछले 2 साल में इस फंड की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती हुई हमें दिखी है। एक इसका रीजन है कि पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स हुए हैं लॉन्च, और अक्सर ये देखा जाता है जब फंड लॉन्च होती है तो लॉन्च होने के बाद ज्यादातर फंड का, मतलब सारे नहीं, कुछ फंड्स का 1 साल का रिटर्न बहुत तगड़ा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे करके एवरेज हो जाते हैं। चाहे हम कैनरा बैंक का देखें, चाहे हम टाटा का देखें, मतलब जो भी फंड्स पिछले 4-5 साल में लॉन्च हुई है, सबका रिटर्न बहुत हाई गया और उसके बाद धीरे धीरे करके एवरेज हो गई है। और जो एसबीआई का रिटर्न है वो जब से लॉन्च हुई है तब से, मतलब सिंस इंसेप्शन बोलो, 10 साल का, 8 साल का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। जो गिरावट 2022 में हुई थी ओवरऑल मार्केट के अंदर में, उसके बाद जो रिकवरी हुई, तो काफी फंड्स उसके बाद की रिकवरी में काफी अच्छे से चढ़े। लेकिन एसबीआई जो अपने पेस से चल रहा है वो अपने पेस से ही चल रहा है। ये क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होती, जब फंड्स गिरते हैं तो ये फंड गिरता भी ज्यादा नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा चढ़ता भी नहीं है और अपना एवरेज स्पीड से चलता रहता है। तो फंड की परफॉर्मेंस बहुत बुरी नहीं है, फंड की परफॉर्मेंस डेड नहीं है। और यहाँ पे जो ये रीजन आपको लगता है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का बहुत बुरा परफॉर्मेंस है 5 साल से, इसलिए रिडम्पशन ज्यादा होता है, तो ऐसी चीज नहीं है। रिटर्न्स अपनी एक्सपेक्टेशन को हमेशा ही एसबीआई स्मॉल कैप फंड बीट करते रहता है। 20% प्लस के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बुरे नहीं होते। आप 25%, 30% का रिटर्न ढूंढोगे तो जो फंड आज आपको 50-70% का रिटर्न दिखा रहा है ना, 10 साल में वो तो 15, 16, 17% पे आ जाएगा। तो इसको फॉलो करना चाहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सरबन कुमार जी का आ जाता है। इनका कहना है, आशु सर, मैं क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड था, अब मैं इस फंड में रिडीम कर दिया, सही है क्या? अब देखिए, सही गलत अब मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा क्वांट के बारे में, क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ेज आती रहती हैं कि मैं भी अब कुछ नहीं कह सकता। आपको रिडीम करना है आप रिडीम कर लो, नहीं तो मैं अभी कहूंगा कि बने रहो और बाद में कुछ होगा तो आप कहोगे कि आपने तो कहा था बने रहने के लिए। भाई, मेरा क्वांट को लेकर कोई किसी लिए कुछ सजेशन नहीं है। मैं अपना पर्सनल बता देता हूँ, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट देखो, 5 स्मॉल कैप फंड के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं बता ही देता हूँ। एक क्वांट के स्मॉल कैप के अंदर में है, निपॉन के स्मॉल कैप के अंदर में है, यहाँ पे एक्सिस है, एसबीआई है और एचएसबीसी है, जो कि पहले दूसरा फंड था, बाद में वो ट्रांसफॉर्म होकर एचएसबीसी हो गया। क्यों है इन फंड्स के अंदर में? इसलिए इन फंड्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छा है, और जो एक्सपेक्टेशन है मेरी स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स की, उस एक्सपेक्टेशन को ये फंड्स बीट करते रहते हैं। और इसमें से कई फंड है, जैसे एसबीआई फंड है, उसके बारे में बातें होती रहती है, नहीं अच्छा परफॉर्म करता है, पर मुझे तो अच्छा रिटर्न दिखता रहता है।
क्वांट के बारे में 2-3 महीने से बात हो रही है, नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मैं उम्मीद में हूं कि आगे अच्छा करेगा। एक्सिस के बारे में बात होती है कि अच्छा परफॉर्म नहीं करते रहता है, भाई एक्सिस तो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है प्रेजेंटली। एंड देन HSBC का स्मॉल कैप फंड भी प्रेजेंटली काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है जब मैं ट्रैक कर रहा हूं तो ये 5 फंड है, इसमें से एक क्वांट स्मॉल कैप फंड भी है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ये फंड है और मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में इस फंड को अभी भी होल्ड कर रहा हूं। लेकिन ये बात भी है कि 5 फंड है, उसमें से एक फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड है, तो ये अगर थोड़ा स्लो ग्रोथ भी थोड़े समय तक देगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि मुझे इससे उम्मीद है कि फ्यूचर में फिर से फास्ट ग्रोथ दे सकती है ये फंड। अगर नहीं दे पाएगी तो फिर चेंज कर लेंगे जब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी खराब इस फंड का, मेरी एक्सपेक्टेशन स्मॉल कैप फंड से 18 से 20% का है, उससे भी खराब जब XIRR परसेंटेज दिखने लगेगा मैं डेफिनेटली यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं इन्वेस्टेड हूं, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर डिसीजन ले सकते हो। मैं इन्वेस्टेड हूं। अजय दास जी का सवाल है, कल 22/11/24 को जहां निफ्टी 52.39% और सेंसेक्स 2.54% चढ़ा था, वहां ज्यादातर लार्ज कैप एक्टिव फंड बिलो 2% कैसे रह गए, कुछ समझ नहीं आया। देखिए इसको मैं समझाता हूं। जो कल की, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात की, निफ्टी 50 इंडेक्स को छोड़ के उसके बाद की 50 स्टॉक वाली जो इंडेक्स है वो भी 1.25% 1.5% के पास थी। सिर्फ निफ्टी 50 ही ऑलमोस्ट 2.5% के पास पहुंच गई। समझ रहे हो उस चीज को? इसका मतलब जो टॉप के ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप जो स्टॉक्स हैं, और यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे निफ्टी 50 चढ़ा 2.39 और सेंसेक्स 2.54, मतलब निफ्टी 50 में से भी जो टॉप के 30 स्टॉक्स हैं जो कि सेंसेक्स में होते हैं उनके अंदर ज्यादा खरीदारी हुई है। तो जो एकदम ही जाइंट कैप स्टॉक्स हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर कल परचेजिंग हुई है, टॉप के 30 स्टॉक्स के अंदर में। उसके बाद के किसी भी मतलब इंडेक्स के अंदर में उतना रिटर्न, मतलब स्मॉल कैप 1% से कम था, मिड कैप 1.25% था, माइक्रो कैप भी 1% से कम था, तो बाकी कहीं खरीदारी हुई ही नहीं है। और जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं एक्टिवली मैनेज्ड, वो टॉप 100 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? तो टॉप 30 के अंदर ही समझो, तो उसमें से भी टॉप 30 में से कुछ चुनिंदा स्टॉक के अंदर भयंकर खरीदारी हुई है, जिसने भी जिस रीजन से की हो, इस कारण से जो एक्टिवली लार्ज कैप फंड्स हैं उनके रिटर्न्स मैच नहीं कर पाए इंडेक्स के रिटर्न को, क्योंकि ब्रॉडर लेवल पे बाइंग हुई ही नहीं है। समझ रहे हो? ब्रॉडर लेवल पे बाइंग हुई ही नहीं है, सिर्फ जाइंट स्टॉक्स के अंदर ही हुई। ये कल वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ICICI और SBI का जो AUM है उसमें 2 लाख करोड़ का अंतर है, लेकिन एक महीने में दोनों का जो AUM ड्रॉप हुआ है उसमें 10 गुना का अंतर है। ICICI से 10 गुना ज्यादा SBI का AUM ड्रॉप हुआ है। तो वहां पे इन्होंने कहा कि SBI के ऑलमोस्ट सारे ही फंड काफी टाइम से अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, और ये सिंपल क्लियर रीजन है बिहाइंड द ड्रॉप, नथिंग एल्स और नथिंग मोर। देखिए SBI के फंड्स रिटर्न मुझे तो लगता है ICICI से तो बाकी फंड्स के मुकाबले आप कह सकते हो कम, लेकिन ICICI के फंड से तो बेहतर ही दे रहे हैं। ICICI के फंड्स यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा तीर तो मार नहीं रहे हैं। उसके मुकाबले में SBI का चाहे कॉन्ट्रा फंड हो या SBI का स्मॉल कैप फंड हो या SBI का मिड कैप फंड हो, इवन लार्ज एंड मिड, काफी सारे SBI के फंड्स काफी अच्छा कर रहे हैं ICICI के मुकाबले में। क्लियर है? SBI का तो कभी कभी आप डिस्कशन में देखोगे तो कॉन्ट्रा फंड का, मिड कैप फंड का, स्मॉल कैप का नाम भी आ जाएगा। ICICI के तो किसी भी स्कीम का नाम नहीं आता डिस्कशन के अंदर। एक जमाने में कोविड के थोड़े दिनों बाद ICICI का टेक्नोलॉजी फंड था जो कि 100% का रिटर्न दे के बैठा था, सेक्टोरल फंड था उस टाइम पे, इस कारण से तो उस टाइम पे उसकी चर्चा होती थी। और उसके जस्ट बाद ICICI का ही आई थिंक मेटल फंड था, वो बहुत चढ़ा था। तो ये 2 सेक्टोरल फंड आज से 3 साल पहले बहुत चढ़े, तो उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करते थे। उसके बाद तो ICICI का कोई डाइवर्सिफाइड फंड तो कभी चर्चा में आया ही नहीं है। फिर भी ICICI के मुकाबले में SBI का 10 गुना AUM ड्रॉप क्यों हुआ? इसका रीजन ये नहीं हुआ कि SBI का फंड खराब परफॉर्म कर रहा है। इसका रीजन मुझे भी सच में, या तो ये हो सकता है कि दोनों ही जो AMCs हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप बहुत स्ट्रांग है दोनों का, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप डिपेंडेंट बहुत है दोनों,
डायरेक्टली पैसा भी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है आईसीआईसीआई के मुकाबले में एसबीआई के अंदर में डायरेक्ट पैसा ज्यादा जाता होगा, क्योंकि इनके फंड ज्यादा पॉपुलर, इनके फंड्स पे डिस्कशन ज्यादा होता है और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है इसके मुकाबले में। लेकिन फिर भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के एंगल से कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हो और उसके कारण आउटफ्लो आया हो, नहीं तो मुझे दूसरा कोई रीजन नहीं दिखता कि 2 लाख करोड़ का एयूएम गैप है, कहाँ 11 लाख कहाँ 9 लाख, और एयूएम ड्रॉप कहाँ 27,000 कहाँ 2700 हो रहा है। तो ये तो रीजन नहीं हो सकता है। और कुछ आपको समझ में आता है तो कमेंट में बता सकते हो। ये थे आज के सारे क्वेश्चंस आंसर्स। आपकी क्या राय है इसके ऊपर वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताना। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लेना, किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी जरूर से नीचे पूछ सकते हो।